नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 16 भाग 1 पढ़ लिया था। भाग 1 में आपने जाना प्रदूषकों के बारे में, प्रदूषण के बारे में जाना, प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, साथ ही साथ आपने वायु प्रदूषण के बारे में जाना। अब आते हैं भाग 2 में, उसके आगे के टॉपिक बारे में बताएंगे जो कि है ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन। आपने देखा है अपने आसपास बहुत शोर होती रहती है, शहरों में यह समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा शोरगुल में रहने से, काफ़ी समय तक रहने से इसका हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और आपने भी ये चीज़ बहुत महसूस की है। जैसे आप अगर मान लिया कि भाई किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पर डीजे बजता है और आप 1-2 घंटे वहाँ पर व्यतीत करते हो, तो उस टाइम तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप घर वापस आते हो शांत माहौल मिलता है, आपको वही सारी चीज़ें घुमा फिरा के याद आने लगती हैं। वो शोर आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परेशान करने लगता है। आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। जो आपका जो शेड्यूल रहता है 11 बजे सोने का, वो आपका बढ़ जाता है, 11:30-12 बजे आपको नींद आती है। तो ध्वनि प्रदूषण इसी को कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक, मतलब सामान्य से अधिक, आवश्यकता नहीं, सामान्य से अधिक आवाज़ वाली वातावरण में ज़्यादा देर रहना शोर कहलाता है, और यही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा देर तक किसी आवाज़ को ज़्यादा देर तक सुनना, जैसे म्यूज़िक को देर तक सुनना, यह भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालती है। देखिए, जो ध्वनि है, ध्वनि को मापते किससे हैं? जैसे होता है ना कि आप पानी दूध को मापते हो ना लीटर में, ml में, मिलीलीटर में, वैसे ही हम ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बार बार हर कंपटीशन में पूछा जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितनी डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। तो 80 डेसिबल तक हम अगर सुनते हैं कोई चीज़ें तो उतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को शोर कहा जाता है और यह हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ध्वनि प्रदूषण देखिए, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है और कार्य की क्षमता पर भी प्रभाव डालती है। शरीर क्रियात्मक विकार भी उत्पन्न करती है। सुनने की क्षमता कम हो सकती है। 150 डेसिबल या उससे अधिक की जो ध्वनि होती है, उसको थोड़े ही समय के लिए सुनने पर हमारी जो ईयर ड्रम होती है, आपको पता है कान का पर्दा होता है ना, एक लोग बोलते हैं कि कान का पर्दा फट जाएगा, इतना तेज मत सुनो कोई चीज़ें, या आप लोग अगर कान को साफ करते होंगे स्टिक के द्वारा तो उससे भी मना करते हैं, क्योंकि हमारे कान में, आपने 11th में पढ़ा है ईयर ड्रम, तो ईयर ड्रम फट सकता है अगर हम 150 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि पर अगर हम सुनते हैं कोई चीज़। तो व्यक्ति की सुनने की क्षमता हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है यदि हम 150 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि सुनते हैं। जो जेट वायुयान होते हैं, जैसे लड़ाकू विमान, रॉकेट, ये सभी जब अपनी फ्लाइट स्टार्ट करते हैं तो इतनी तीव्र मात्रा में शोर उत्पन्न करते हैं, वो 150 डेसिबल से अधिक हो सकती है, और अगर आप उसको सुनते हैं तो आपके कान का पर्दा फट सकता है। यानी अब क्या ही बताएं कि आज के समय में कितना तेज़ डीजे वाले चलाते हैं। आपने देखा ही होगा, 10-10, 12-12 साउंड ये लोग लगाए रहते हैं। उसके बाद ऐसा आवाज़ निकालते हैं कि अंदर से ये धड़कने लगता है, जो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, धक धक अंदर ही होने लगता है। तो वो सब ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। और शहरी एरिया में अगर आपका मकान रोड पे है तो आप 24 घंटा परेशान रहते हो व्हीकल्स के हॉर्न से, हमेशा कोई ना कोई पी पी बजाए रहता है अनावश्यक रूप से। तो यही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है कि जो अलग अलग तरीके के शोर हमें सुनाई देते हैं, उससे हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने रखा है आपके नीट के बेसिस के लिए, ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा समझ से बाहर हो जाता है। इसका नाम क्या रखा है? ग्रीन मफलर। मफलर जो पहनते हैं ना ठंडी में, ग्रीन कलर का मफलर, वो किसी मफलर से संबंधित नहीं है, वो संबंधित है नॉइज़ पॉल्यूशन से। हमें शहरों के शोर को कम करने के लिए, उसके ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सड़क के किनारे खूब सारे पेड़ लगा दो। आपने देखा भी होगा बड़े बड़े महानगरों में ऐसे ही होता है, सड़क के किनारे खूब पेड़ लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ हैं वो ध्वनि को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होती है। ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव हो सकते हैं? इससे
अनिद्रा की बीमारी हो सकती है, यानी आपको नींद नहीं आएगी। आप भी महसूस किए हो, 2-4 घंटा लगातार गाना सुन लो, उसके बाद देखो नींद गायब हो जाएगी। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट बढ़ जाता है। ये तो आपने डीजे वाले केस में भी देखा है कि जब आपके आसपास से डीजे जब गुजरता है, इतनी तेज मात्रा में ये लोग बजाए रहते हैं कि धड़कनें बढ़ जाती हैं। श्वसन के तरीकों में परिवर्तन आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तनाव, स्ट्रेस हो सकता है। जब आप ज़्यादा देर तक शोरगुल वाले स्थान पर रहोगे तो आपको मान लो कोई परेशानी है, आप उनसे जूझ रहे हो और आपको लगातार ये शोरगुल भी मिल रहा है, तो इससे आपको तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए? तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश सरकार द्वारा भी लगाई गई हैं, बनाई गई हैं। और साथ ही साथ उद्योगों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उद्योगों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उन ध्वनि को कम करने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अस्पताल, स्कूल आपने देखा होगा, एक सिंबल बना रहता है ऐसे, वहाँ पर जो हॉर्न का ऐसे होता है ना, हॉर्न, ठीक है, तो उस पर लगा होता है ऐसे, नो हॉर्न जोन। देखा है अपने सड़कों में, नो हॉर्न जोन ये लगा होता है। जहाँ कहीं हॉस्पिटल्स होते हैं या कहीं स्कूल्स होते हैं, वहाँ आसपास ये आपने ज़रूर बोर्ड देखा होगा, ये लगा होता है नो हॉर्न जोन, यानी यहाँ पर आप शोरगुल ना करें। बहुत सारे बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं, सरकारी कार्यालय होता है, जैसे कोर्ट वगैरह, वहाँ पर भी लिखे होते हैं नो हॉर्न जोन, वहाँ पर हॉर्न बजाना मना होता है। अब यहाँ पर देखिए, पटाखों का प्रयोग कम, लाउड स्पीकर के लिए अनुमेय ध्वनि स्तर, लाउड स्पीकर के लिए समय सीमा तय करके, जिससे समय सीमा के बाद इसका प्रयोग नहीं किया जा सके। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। आपको ये भी पता है कि आपके अगर आसपास कोई मैरिज हॉल है ना, उसके पास भी एक प्रतिबंध होता है कि 11 बजे के बाद वो डीजे नहीं बजा सकता। अगर डीजे 11 बजे के बाद बजता है तो आप निसंकोच आप कंप्लेन कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ये था ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जैसे पहला ये कि ध्वनि को ध्वनि की मापक इकाई क्या है? तो ध्वनि की मापक इकाई है डेसिबल। कितने ध्वनि तक सुनना हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता? 80 डेसिबल तक की ध्वनि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर की ध्वनि हमारे लिए हानिकारक होती है। 150 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि से हमारे ईयर ड्रम फट सकते हैं। और ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर संबंधित ध्वनि प्रदूषण से। जल प्रदूषण क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि प्रदूषण क्या होता है, जब किसी भी वातावरण के किसी घटक का जो सामान्य अवस्था है उसमें जब परिवर्तन आता है तो उससे प्रदूषण होता है। जैसे जल में क्या चीज़ें पाई जाती है? H2O होगा, मिनरल्स होंगे, सॉल्ट होंगे। अगर इनमें इनकी ज़्यादा मात्रा आ जाए या कोई अन्य तत्व ऐसे आ जाए जो वातावरण जल में सामान्य रूप से नहीं पाए जाते, तो वो जल प्रदूषण कहलाती है। सभी जीवधारियों, चाहे मनुष्य हो, चाहे जंतु हो, चाहे पौधे हों, सभी के जीवन के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। पौधे हों या जीव जंतु, जल सभी के लिए अनिवार्य है। जल की गुणवत्ता में परिवर्तन होने से समस्त जीवधारी प्रभावित होते हैं। जल में बहुत से खनिज तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक तत्व, गैसें घुली होती हैं। यदि जल में घुले पदार्थ आवश्यकता से अधिक हो जाएं अथवा उनमें ऐसे कुछ पदार्थ एकत्रित हो जाए जो सामान्य जल में उपस्थित नहीं होते, तो वह जल हानिकारक हो जाता, पीने योग्य नहीं रहता, प्रयोग होती नहीं रह जाता, उसे हम प्रदूषित जल कहते हैं। समझा आपने कि जल में देखिए, जल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? खनिज तत्व होता है, कार्बनिक तत्व होता है, कुछ गैसें घुली होती है। लेकिन अगर इनकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाए या कोई अन्य ऐसे पदार्थ आ जाए जो सामान्य जल में नहीं पाए जाते हैं, जैसे DDT मान लो आ गया पानी में, पारा आ गया पानी में, तो वो क्या करता है? प्रदूषण कर देता है, जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के क्या कारण है? सबसे प्रमुख कारण है जल प्रदूषण के औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो बड़े बड़े उद्योग हैं जहाँ पर सामान बनते हैं, उनमें से गंदगी निकलती है, उन गंदगी को वे पानी के माध्यम से, नालों के माध्यम से नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे नदी दूषित हो जाती है। इसका एक केस आपको अभी बताया जाएगा, मिनेमिता खाड़ी के बारे में, जापान में हुआ था। उद्योगों, कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ नदियों में प्रवाहित किए जाने से नदियों का जल निरंतर दूषित हो जा रहा है। साथ ही इन उद्योगों व कारखानों से कुछ ऐसे भी रासायनिक पदार्थ जल में पहुँचाए जाते हैं जो जल को विषैला बना देते हैं, जिससे विभिन्न हानिकारक पदार्थ, पारा, लेड यानी सीसा, आर्सेनिक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने पूरा लिखा है कि पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा किसके कारण प्रभावित है? पश्चिम बंगाल में जो जल प्रदूषण है, जल में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा तत्व है जो उसको दूषित कर रहा है? तो वो है आर्सेनिक। कैडमियम, जिंक, फिनोल, तेल, क्लोरीन आदि जो नदियों में पहुंचकर नदी को दूषित करते हैं। क्लोरीन और कास्टिक सोडा बनाने वाले एक कारखाने से
पारा उत्सर्जित किया गया था जल में, ठीक है, नहीं, क्लोरीन और कास्टिक सोडा के कारखानों से पारा जल में आ सकता है जो जलीय जीवों एवं मछलियों में जमा हो सकता है। वही है जापान वाला केस बताया गया। ऐसे दूषित जीवों को खाने से मनुष्य के शरीर में भी पारा पहुंच सकता है। जापान के मिनेमाटा खाड़ी में एक कारखाना द्वारा फेंके गए जो पारा था वो दूषित मछलियों में गया और उस दूषित मछलियों को खाने से वहाँ के लोगों की मृत्यु हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जापान के मिनेमाटा खाड़ी का कारण बताइए, तो पारा मिनेमाता रोग का कारण, मिनेमाता रोग इसका नाम दे दिया गया था। मिनेमाता खाड़ी एक है जापान में, वहाँ पर एक झील थी, वहाँ पर किसी उद्योग द्वारा पारा उस झील के पानी में छोड़ दिया गया था। तो उस झील में रहने वाली जो मछलियाँ थीं, मछलियों में वो पारा गया, धीरे धीरे उनके अंदर इकट्ठा होता गया। उन मछलियों को जो वहाँ के मछुआरे थे जो पकड़ पकड़ कर खाए, वे पारा उन मछलियों के माध्यम से उन मछुआरों के अंदर गया और मछुआरों के अंदर ये पारा की सांद्रता ज़्यादा हुई और धीरे धीरे मछुआरे क्या हुए, पागल हो गए। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स दिखने लगे जो सामान्य से भिन्न थे। तो वो जांच के दौरान पता चला कि इनमें पारा की मात्रा ज़्यादा हो गई है, चूँकि ये लोग पास के नदी का या झील का मछली खाए थे और मछली में पारा थे। तो उसे कहा गया मिनेमाता रोग, मिनेमाता रोग, मिनेमाता कहिए चाहे मिनेमाटा कहिए। जल प्रदूषण के कारण है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अलग अलग कंपटीशंस में भी पूछा जाता है। दूसरा आता है कृषि रसायन। खेतों में प्रयोग किए जाने वाले जो रासायनिक उर्वरक हैं, पीड़कनाशी या खरपतनाशी या कवकनाशी, इन सभी में जो रसायन होते हैं उनमें अधिक मात्रा होती है नाइट्रेट, फास्फेट और पोटेशियम की। तो ये जब खेतों में छिड़के जाते हैं तो खेतों की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, पौधे अच्छी तरीके उगते हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं होते। ये जो उर्वरक है, पीड़कनाशी हैं, जो रसायन हैं, वे नष्ट नहीं होते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा जल के साथ मिक्स होकर नदी में चले आते हैं, तो नदी में इनके कारण नदी का जल दूषित हो जाता है। बहुत अधिक मात्रा में होता है जो वर्षा जल से मिलकर निकट जलाशयों में तथा पेयजल में मिल जाते हैं, जिससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित होता है। उसी तरीके से जैसे जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक की बात की गई है, वैसे ही खेतों में प्रयोग की जाने वाले पीड़कनाशी जैसे कीटनाशी, रोडेंटनाशी, कवकनाशी, खरपतवारनाशी, शाकनाशी, इन सभी में जो रसायन होते हैं वे अपघटित नहीं होते और खेतों में जब इनको छिड़का जाता है तो ये वर्षा जल के साथ मिलकर नदियों में पहुँचते हैं, नदी को जल को दूषित करते हैं। उसी का एक उदाहरण दिया गया DDT का, डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT एक पीड़कनाशी है जिसका प्रयोग पहले किया जाता था खेतों में। तो इससे भी रिलेटेड एक केस है जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। हुआ क्या था कि जब DDT को प्रयोग किया गया खेतों में, तो DDT चूँकि अनिम्नीकरणीय या अक्षयकारी प्रदूषक होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, यानी ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो ये DDT उन खेतों से वर्षा जल के साथ मिलकर नदी में पहुँचे। नदी में जो मछलियाँ थीं उनके अंदर ये DDT गए। अब उन मछलियों को खाने वाले जो पक्षी थे, वे पक्षी उन जब मछलियों को खाते थे तो DDT उन पक्षियों के अंदर जाती। तो ये DDT उन पक्षियों में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, यानी उन पक्षियों में कैल्शियम नहीं बन पाता। अब चूंकि पक्षियाँ हैं तो पक्षियाँ अंडे देती हैं। अंडे का खोल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जब उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, इसकी वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, तो जो अंडे का खोल होता था वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। तो जब कैल्शियम ही नहीं बन रहा उनके शरीर में तो अंडे का खोल कैसे बनेगा? तो अंडे का खोल बहुत पतला हो जाता था, जिससे वो पक्षियाँ जब अंडे देते थे तो अंडे फूट जाते थे। तो इसको देखते हुए उन पक्षियों की संख्या में बहुत भारी गिरावट हुई। ऑब्जर्व किया गया कि ये पक्षियाँ क्यों इतनी तेज़ी से विलुप्त होने रही हैं या कम हो रही हैं, घट रही हैं। तो पता चला कि DDT की वजह से। इसको देखते हुए भारत सरकार ने DDT को बैन कर दिया। DDT जब आहार श्रृंखला के एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में आता है तो इसकी सांद्रता भी बढ़ती जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हो सकता है आगे और डिटेल बताया जाए जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। फिलहाल अभी भी याद कर लीजिए, बार बार अलग अलग कंपटीशन में पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जब जल में
हानिकारक रसायन की मात्रा बढ़ जाए, जैसे डीडीटी की मात्रा बढ़ जाए, तब इसे हम जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, घरेलू अपमार्जक, जो हम सर्फ, साबुन ये सब यूज़ करते हैं, वो भी अनिम्नीकरणीय प्रदूषक होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। ये भी जब जल में पहुंचते हैं तो जल को प्रदूषित करते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में एक केस था जिसमें नदी में, आपने देखा अभी पिछले साल दिखाया जा रहा था न्यूज़ पे कि दिल्ली में एक नाला था, उसमें बहुत ऊंची ऊंची तक झाग बन रहा था, क्योंकि वो डिटर्जेंट जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, जल में जाकर दूषित करते हैं जल को। बर्तन मांजने, कपड़े धोने में प्रयोग किए जाने वाले जो अपमार्जक डिटर्जेंट्स हैं अधिकतर आच्छायकारी होते हैं, यानी कभी नष्ट नहीं होते हैं। नालों के द्वारा तालाब, नदी और अन्य जलाशयों में पहुंचते हैं। इन अपमार्जकों में विभिन्न प्रकार के फास्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम यौगिक, एल्किल बेंजीन, सल्फोनेट होता है, धातु, हानिकारक अम्ल और क्षार होते हैं जो नदियों को दूषित करते हैं। अगला आता है अस्पतालों के अवशिष्ट। अस्पताल का अवशिष्ट तो सबसे ज़्यादा हजारडस होता है, सबसे ज़्यादा घातक होता है, खतरा से भरपूर होता है, क्योंकि अस्पतालों से जो भी वेस्ट निकलते हैं उनमें पैथोजेंस बहुत होते हैं, रोगजनक होते हैं, रोग फैलाते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अस्पतालों के जो वाहित मल हैं उनमें बहुत से अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं और उचित उपचार के बिना इसको जल में विसर्जित करने से कठिन रोग जैसे पेचिस हो सकता है, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि हो सकते हैं उस जल में। उसके बाद जलीय खरपतवार। जलीय खरपतवार भी जल को प्रदूषित करते हैं। कैसे? जलीय खरपतवार का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका वाटर हायसिंथ यानी जलकुंभी, वाटर हायसिंथ जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, 11th में आपको बताया गया होगा। ये चमकीले गुलाबी रंग के सुंदर पुष्प वाला आकर्षक प्लावी पौधा जलाशयों में काफ़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। ये पौधे अपने सुंदर पुष्पों के कारण भारत में उगाए गए थे, लेकिन अपनी अतिशय वृद्धि के कारण, चूंकि ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, पूरे जलाशय को घेर लेते हैं। आपने देखा होगा अगर आसपास जलकुंभी वाला जल होगा, आपने देखा होगा कि वो तालाब पूरे जलकुंभी से इतना फैल जाता है, बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। और ये पौधे हमारी हटाने की क्षमता से कहीं अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं, हमारे जलमार्गों को अवरुद्ध करते हैं। जैसे जल हायसिंथ यानी वाटर हायसिंथ, जिसका पूरा नाम है आइकॉर्निया क्रैसिप्स पादप, जो विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाला जलीय खरपतवार है, जिन्हें बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये पादप सुपोषी जलाशयों यानी यूट्रॉफिक वाटर में काफ़ी वृद्धि करता है और इसके पाइतंत्र गति को असंतुलित कर देता है, क्योंकि ये पौधा उस जलाशय में जितना भी ऑक्सीजन है सबको सोख लेता है। समुद्र सोख भी इसे कहते हैं। वाहित मल, सीवेज, जो हमारे द्वारा घरों में से जो गंदा पानी निकलता है, जो मोहल्ले में से नाला का गंदा पानी निकलता है, वो वाहित मल कहलाता है। बिना ट्रीटमेंट किए इस वाहित मल को कभी भी जलाशय में नहीं छोड़ना चाहिए। प्राय सभी बड़े शहरों के वाहित मल बड़े बड़े नालों के सारे नदियों में गिराई जाती हैं। केवल 0.1% अपद्रव के कारण ही घरेलू वाहित मल मानव के उपयोग के लायक नहीं रहता, यानी 0.1% इम्प्योरिटीज़ होती है उस जल में, लेकिन फिर भी वो मानव के दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। वाहित मल उसको नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे नदी का जल दूषित होता है। यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाए गए हैं तरीके जिसके कारण जल दूषित होता है। इसमें फैक्ट्रियों के द्वारा निकाले गए अपशिष्ट यानी बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को जल में छोड़ा जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। और भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, उसको ट्रीट करने के बाद जो पानी छोड़ा जाता है, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाता है, ये सभी नदियों के जल से मिलकर नदी के जल को दूषित करते हैं। जो समुद्र है, समुद्र में भी जल का प्रदूषण होता है। कैसे? जो तेल ले जाने वाली शिप होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें कभी कभी कोई खराबी आ गया तो पूरा का पूरा तेल रिसाव हो जाता है उस जगह पर, पूरा समुद्र गंदा हो जाता है। वाहित मल से ठोस पदार्थों को तो निकालना आसान है, लेकिन उनमें विलीन लवण जैसे नाइट्रेट, फास्फेट और अन्य पोषकों को, विषैले धातु आयनों और कार्बनिक यौगिकों को निकालना कठिन होता है। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ और जैव प्रदूषक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति अपघटकों की संख्या में वृद्धि करती है। जिस जलाशय में कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे वहाँ पर अपघटक यानी कवक जीवाणु बहुत ज़्यादा फैलेंगे, वृद्धि करेंगे। इन जीवों द्वारा अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। अब ये जो अपघटक हैं उस जल में कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वे तेजी से ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं उस जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस जल में, जिसके कारण जो जलीय जंतु हैं, मछलियाँ वगैरह, उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
वाहित मल के नदियों में छोड़े जाने से पहले नदी के जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और बायो ऑक्सीजन डिमांड बहुत अधिक हो जाता है। ये बीओडी क्या होता है? बायो ऑक्सीजन डिमांड आपको चैप्टर नंबर 10 में बताया गया होगा। बीओडी होता है 1 लीटर गंदे पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटकों द्वारा अपघटित करने में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। यानी वो ऑक्सीजन जो अपघटक यूज करते हैं किसी दूषित जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए, वो बीओडी कहलाता है। वाहित मल में बीओडी माप कर उसमें उपस्थित जल मात्रा का आकलन किया जाता है। ये भी याद रखेंगे, जब किसी जल की बीओडी अधिक होती है, अगर बीओडी अधिक है यानी ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या दर्शाएगा? जल बहुत दूषित है, बहुत दूषित है वो जल। और अगर जब बीओडी कम है तो माना जाता है कि जल दूषित नहीं है या बहुत कम दूषित है। नदी के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों पर वाहित मल विसर्जन का प्रभाव। फिश किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स, रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स। होता क्या देखिए, यह ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसमें शुरुआत में क्या होता है, जब सीवेज डिस्चार्ज किया जाता है तब ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से खपत होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। बीओडी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बीओडी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यानी जो अपघटक हैं ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, बीओडी की मांग बहुत तेज़ होती है, ऑक्सीजन वो प्रयोग कर लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जैसे जैसे उस जल में बीओडी की मात्रा कम होती जाती है तो क्या बताता है कि जल दूषित अब नहीं रह गया और उसमें जो ऑक्सीजन है धीरे धीरे फिर से डिजॉल्व होने लगता है, यानी वो जल स्वच्छ हो जाता है। बीओडी जितना कम होगा उतना ही वो जल स्वच्छ होता जाएगा। चित्र में कुछ परिवर्तन दर्शाए गए हैं जिन्हें नदी में वाहित मल के विसर्जन के पश्चात देखा जा सकता है। अविवाही जलाशय में जैव पदार्थ के जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा का उपयोग करते हैं। इसके फलस्वरूप वाहित मल विसर्जन स्थल पर अनुप्रवाह जल यानी डाउन स्ट्रीम वाटर में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है और इसके कारण मछलियों व अन्य जलीय जीवों की मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब ये कि जब हम नदी में सीवेज का डिस्चार्ज करते हैं यानी जो वाहित मल है उसको जब नदी में छोड़ते हैं तो नदी में बीओडी बहुत बढ़ जाती है। जो अपघटनकारी हैं कवक जीवाणु उनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो वे ऑक्सीजन का उपभोग तेज़ी से करते हैं, उस वाहित मल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को घटाने लगते हैं और इस दौरान ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही जितने भी फिश वगैरह हैं उस पानी में वो मर जाते हैं। जब धीरे धीरे बीओडी कम होता है यानी जो ऑर्गेनिक पदार्थ अपघटित हो चुके हैं, पानी जब स्वच्छ हो जाता है धीरे धीरे, तब ऑक्सीजन उसमें फिर से डिजॉल्व होने लगता है और जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो नहीं पाए जाते थे अब धीरे धीरे वहाँ पर उपलब्ध होने लगेंगे। जल प्रदूषण के प्रभाव देखिए। जल प्रदूषण से क्या हो सकता है? विभिन्न जल प्रदूषकों के कारण न सिर्फ तालाबों एवं नदियों का जल प्रदूषित होता है बल्कि भूमिगत जल भी प्रदूषित होता है। जो भूमिगत जल प्रयोग करते हैं हम लोग, नल और टुल्लू पंप के द्वारा जो हम निकालते हैं उनका हम जो उपभोग करते हैं वो भी प्रभावित होते हैं जल प्रदूषण के कारण। प्रदूषित जल से जलीय जीवों का जीवन भी प्रभावित होता है, साथ ही साथ इनके सेवन से मनुष्य में अनेक प्रकार की बीमारियां भी पैदा होती हैं। अगर हम दूषित जल का प्रयोग करते हैं पीने में तो उससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब मनुष्य का छोड़ के अन्य जंतुओं के बारे में देखते हैं। एक आता है शैवाल प्राउस्फुटन। एल्गल ब्लूम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। शैवाल प्राउस्फुटन यानी एल्गल ब्लूम क्या होता है? जब मैंने क्या बताया आपको, जल में जब पोषकों की मात्रा ज़्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे, यानी खाने पीने की सामग्री किसके लिए? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए, शैवाल, कवक, जीवाणु, इनके लिए, तो उस स्थान पर उस जलाशय में इनकी मात्रा बहुत बढ़ेगी। ये शैवाल, कवक, जीवाणु बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और उस स्थान पर अगर पोषक मात्रा ज़्यादा है तो शैवाल बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, उस स्थान को पूरा भर देते हैं अपनी संख्या से और वे उस जलाशय में उपस्थित जितना ऑक्सीजन है सबका उपभोग करने लगते हैं। तो जलाशय में जल की मात्रा कम हो जाती है। इससे जल में उपस्थित जो अन्य जीव हैं, मछलियाँ, मेंढक, ये सारे क्या होते हैं? मर जाते हैं। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय शैवाल यानी फ्री फ्लोटिंग शैवाल की अतिशय वृद्धि यानी बहुत तेजी वृद्धि हो जाती है, जिसे हम शैवाल प्रपुष्टन कहते हैं। आपने देखा होगा जलाशय में ऐसे हरे रंग की संरचना, पूरा का पूरा तालाब देखोगे तो हरा हरा दिखाई देता है, वो शैवाल होते हैं।
ग्रीन एल्गी। इसके कारण जलाशयों का रंग विशेष रंग का हो जाता है। शैवाल प्रफुस्टन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है और मछलियां मर जाती हैं। कुछ प्रफुस्टनकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए अतिशय विषैले भी होते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एक जलाशय में शैवालों की वृद्धि के कारण उनमें ऑक्सीजन की कमी हुई, जिससे मछलियां सारी वहाँ की मर गईं। इसे कहते हैं अलगल ब्लूम। अब आता है जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। अभी आपको बताएं बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। जब जलाशय में विषैले हानिकारक रसायन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे किसी जलाशय में पारा की मात्रा बढ़ जाए, किसी जलाशय में DDT की मात्रा बढ़ जाए, तब उसे हम जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब ऐसा किसकी वजह से होता है। औद्योगिक जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, उनसे जो वेस्ट निकलते हैं उनमें ये रसायन पाए जा सकते हैं। तेल शोधक जो कारखाने हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनसे ये रसायन छोड़े जा सकते हैं जल में। घरेलू वाहित मल की अपेक्षा उद्योगों जैसे पेट्रोलियम, कागज उत्पादन, धातु निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण, रासायनिक उत्पादन आदि अपशिष्ट जल में प्रायः विषैले पदार्थ, खासकर भारी धातु जिनका घनत्व 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जैसे पारा, कैडमियम, तांबा, सीसा और कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। उन्हें जब नदियों में छोड़ा जाता है तो नदी का जल दूषित होता है। इसे जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिए। 2 टॉपिक होते हैं यहाँ पर, 2 चीज़ें खूब परेशान करती हैं, दोनों मिक्स लगता है। एक होता है जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन, और एक होता है सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन। इन दोनों में अंतर जरूर रखिएगा क्योंकि दोनों मिक्स लगते हैं और बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या होता है जैव आवर्धन का मतलब होता है जब जल में रसायनों की मात्रा, हानिकारक रसायन की मात्रा जब बढ़ जाती है तब इसे हम कहते हैं जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। बस एक लाइन में याद कर लोगे काम हो जाएगा। जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है, एक DDT का एग्जाम्पल याद रखना। जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जब जलाशय में हानिकारक रसायन जैसे DDT की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे जैव आवर्धन कहते हैं। सुपोषण किसे कहते हैं, यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं। पोषण शब्द से रिलेट करिएगा। सुपोषण का मतलब होता है पोषक तत्व जब बढ़ जाए, जब जल में पोषक तत्व जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तब वो यूट्रोफिकेशन कहलाता है। क्लियर है। तो आपने जाना जैव आवर्धन क्या होता है, जब जल में हानिकारक विषैले रसायन पदार्थों जैसे DDT वगैरह या पारा, कैडमियम इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो जल दूषित हो जाता है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, उद्योगों के अपशिष्ट जल में प्रायः विद्यमान कुछ विषैले पदार्थ जलीय खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन कर सकते हैं। जैव आवर्धन का तात्पर्य है कि किसी पाईतंत्र में विषैले अपशिष्ट पदार्थ जैसे DDT आदि की सांद्रता में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर क्रमिक रूप से वृद्धि होना। अब DDT जब प्रयोग किया गया पौधों पर तो वर्षा जल के माध्यम से वो खेतों से बहकर नदी में पहुंचा। अब एक कोशीय स्तर यानी पौधे से वो पहुंचा, पौधे पर छिड़का गया, पौधे से वो पहुंचा जल में। दूसरे कोशीय स्तर में यानी जल में जो भी जीव होंगे, शाकाहारी जीव जो उस पानी को पीते होंगे, उसमें गया। अब उनको खाने वाली जो मछलियां हैं उनमें गया वो DDT यानी द्वितीय कोशीय स्तर में। उन मछलियों को खाने वाले जो पक्षी थे उनमें गया यानी तृतीय कोशीय स्तर में। और हर एक कोशीय स्तर में इसकी सांद्रता बढ़ती है, ये बात भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका कारण यह है कि जीव द्वारा संग्रहित विषाक्त पदार्थ ना तो उपापचयित होता है ना ही उत्सर्जित होता है। यानी जो जीव DDT को अपने शरीर में ग्रहण कर लिए, वो DDT उनके शरीर में पाचन नहीं होता, वो कहीं वेस्ट नहीं होता, बाहर नहीं निकलता, उनके शरीर में संचय होता जाता है। ठीक है, संचित होता जाता है, संग्रहित होता रहता है। और इस प्रकार यह बिना परिवर्तन के अगले उच्च पोषण स्तर में पहुंचते हैं। यानी जो शाकाहारी जीव थे उससे मांसाहारी जीवों में, मांसाहारी जीवों यानी मछलियों में, मछलियों से मछलियों को खाने वाले पक्षियों में अगली कोशीय स्तर तक पहुंचते जाते हैं। यह परिघटना
मरकरी एवं डीडीटी जैसे धातुओं के कारण हो सकता है। अब यहाँ पर जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का जैव आवर्धन यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए ये फिगर देखिए, पानी में डीडीटी छोड़ा गया, छोड़ा क्या गया, खेतों में जैसे डीडीटी प्रयोग किए तो वो खेतों में वर्षा जल के साथ बहकर खेत से वो डीडीटी चलाया नदी में। नदी में डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.003% सॉरी पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन इसे बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो इतना कॉन्सेंट्रेशन था, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन इस पानी में रहने वाले जो जू प्लैंक्टॉन्स हैं जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इन सभी में धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, इनके शरीर में इकट्ठा होता जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन देखिए बढ़ गया। हर पोषी स्तर पर जैव आवर्धन में हर पोषी स्तर पर विषैला रसायन की सांद्रता बढ़ती जाती है। सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पोषी स्तर पर सांद्रता बढ़ती जाती है। अब देखिए जू प्लैंक्टन पे 0.04 पीपीएम हो गया। इनको खाने वाले जो छोटे मछलियां थीं उनमें कॉन्सेंट्रेशन 0.5 पीपीएम हो गया, यानी इससे बढ़ गया 0.5। इसको खाने वाली जो बड़ी मछलियां थीं उनमें इसका सांद्रता और बढ़ गया, देखिए 2 पीपीएम हो गया। इनको खाने वाली जो पक्षियां थीं जिसे ईल्स कहते हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स, उनमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो गया, डीडीटी कितना पहुंच गया, 5 पीपीएम हो गया। और आपको अभी बताएं कि इन पक्षियों में डीडीटी के कारण क्या होता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ये पक्षियां जब अंडे देती हैं तो उनमें कैल्शियम की कमी के कारण उनका खोल बहुत कमजोर होता है, जिससे अंडे फूट जाते हैं। इसको देखते हो भारत सरकार ने डीडीटी को बैन कर दिया। फसलों की रक्षा के लिए विषाक्त कीटनाशी जैसे डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। ये मिट्टी में पहुंचते हैं और वहां से वर्षा के जल के साथ समीप जलाशय जैसे तालाब, नदी जल में एकत्रित होते हैं। ये अक्षयकारी होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डीडीटी कभी नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक को भी बैन किया जा रहा होने के कारण डीडीटी जल में रहता है और उत्पादक स्तर पर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। जल में डीडीटी की सांद्रता 0.03 ppb यानी पार्ट्स पर बिलियन, या इसे हम 0.03 ppm भी कहते हैं। उत्पादक में यह सांद्रता बढ़ के इतनी हो जाती है और प्राथमिक उपभोक्ता छोटी मछली जो प्लवक उत्पादकों पर पोषण के लिए निर्माण होते हैं उनमें डीडीटी की मात्रा इतनी पीपीएम हो जाती है। द्वितीयक उपभोक्ताओं बड़ी मछलियों, यहाँ पर पीपीएम की मात्रा मुझे गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, देख लीजिएगा, बुक के अकॉर्डिंग करिएगा। एनसीईआरटी में बुक में देख लीजिएगा 0.5 ही होगा तो उसको लगाइएगा। बड़ी मछलियों में 2 पीपीएम, तृतीय उपभोक्ता यानी मत्स्यभक्षी पक्षियों में 25 पीपीएम हो जाता है। अब इस अकॉर्डिंग तो फिगर पूरी तरीके से गड़बड़ है, रुक जाइए, मुझे एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा। मेरी एनसीईआरटी की हालत देखोगे और सब खोदा हुआ है, कम से कम 10 बार 20 बार पढ़े गए होंगे इसको, फिर फाड़ा नहीं, एक पेज पड़ गया लास्ट का। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ करेक्ट कर लीजिए, थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, फिगर में गड़बड़ी है, पता नहीं मैंने इसको कैसे नहीं देखा। फिगर में यहाँ पर 5 पीपीएम लिखा है, 25 कर लीजिए, अपनी बुक में 25 कर लीजिए। बाकी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर आप उसको सही करिए। अगर पीपीएम में दिया है तो ये गलत है, ये इतना पीपीएम होगा 0.03 पीपीएम। और उसके बाद उत्पादक में ये 0.4 पीपीएम, ये सही है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 0.5 पीपीएम, 0 हटा दीजिए, 0.5 होगा। उसके बाद 2 पीपीएम और 25 पीपीएम, ठीक है। 2 ये बाकी सब सही है, इसको अपने बुक से सही कर लीजिएगा। इस प्रकार कमी पोषण स्तर पर डीडीटी की सांद्रता बढ़ती जाती है। मैंने बताया आपको हर पोषकीय स्तर पर डीडीटी की सांद्रता बढ़ती जाती है। डीडीटी की उच्च सांद्रता पक्षियों में कैल्शियम उपचय को प्रभावित करती है, जिससे पक्षियों के द्वारा दिए जाने वाले जो अंडे का अंड कवच होता है वो पतला रह जाता है और समय से पहले ही फट जाता है, जिसके कारण पक्षी समष्टि यानी इनकी संख्या में कमी हो जाती है। हाँ, आ गया दूसरा टॉपिक, सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने देखा जैव आवर्धन में, जल में जब हानिकारक विषैले रसायनों की मात्रा बढ़ती है तब उसे जैव आवर्धन कहते हैं। जल में जब पोषकों की मात्रा बढ़ जाती है, पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी सांद्रता अधिक हो जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के जलीय पादपों और जंतुओं की संख्या में असीमित वृद्धि होने लगती है, उसे हम सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहते हैं। होता क्या है,
सुपोषण को कहा जाता है झील का बूढ़ा होना। जो झील होता है उसमें स्टैंडिंग वाटर होता है, वर्षा जल ही उसका स्रोत होता है, वर्षा होगी तो जल में मात्रा बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। अगर जल मान लो गर्मी का मौसम है, उसमें बरसात नहीं हो रही है, और अगर उस झील में पोषकों की मात्रा बहुत हो गई, फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा बहुत हो गई, तो उसमें जीव की क्षमता ज़्यादा होती है वृद्धि करने की। वहाँ पर पौधे वगैरह और शैवाल वगैरह जंतु बहुत तेज़ी से वृद्धि करने लगेंगे, और ऐसे कंडीशन में वहाँ के जल की मात्रा बहुत कम होने लगेगी। और जल की मात्रा कम होगी यानी जल धीरे धीरे खत्म होगा, तो झील क्या होगा, सूखता चला जाएगा, झील की समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं झील का बूढ़ा होना। सुपोषण झील का प्राकृतिक काल भवन यानी नेचुरल एजिंग होता है को दर्शाता है, यानी झील अधिक उम्र की हो जाती है। नई बनी या कम उम्र की जो झील होती है उसका जल स्वच्छ होता है, शीतल होता है। समय के साथ साथ इसमें जल के साथ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस जमा होते रहते हैं, जिसके कारण जलीय पौधों जंतुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे जैसे झील की उर्वरता यानी फर्टिलिटी बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें पादप प्राणियों की संख्या बढ़ती है, उनमें कार्बनिक अवशेष झील के तल पर जमा होने लगते हैं। सैकड़ों वर्षों में इसमें जैसे जैसे साद और जैव मलबे का ढेर लगता जाता है, वैसे वैसे झील उथली और गर्म होती जाती है। झील के ठंडे पर्यावरण वाले जीवों की जगह अब गर्म जो जल है उसमें रहने वाले जो जीव हैं वो रहने लगते हैं। मारसी पौधे उगाते हैं, उथली जगह पर जल जमा लेते हैं और झील को भरने लगते हैं। उथले झील में जब कक्ष पादप उग जाते हैं, मारसी पौधे यानी दलदली पौधे, और झील की तलहटी उनसे भर जाती है। कालांतर में झील काफ़ी संख्या में दलदल में उगने वाले पादपों से भर जाता है और अंत में यह भूमि में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो कभी झील हुआ करता था वो स्थल में परिवर्तित हो जाता है। जलवायु, झील का आकार और अन्य कारकों के अनुसार झील का यह प्राकृतिक काल भवन हजारों वर्षों में होता है। ये 1-2 साल 100 साल में नहीं होता, हजारों सालों में होता है। किंतु मानवीय क्रियाकलापों जैसे उद्योगों, घरों के बहिष्राव के कारण इस प्रक्रिया में मूलतः तेजी आ जाती है। इस प्रक्रिया को संवर्ध या त्वरित सुपोषण, कल्चर या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यानी सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो 1000 साल में होती है, लेकिन मानवीय क्रिया के द्वारा अगर इसमें तेजी आती है तो अब इसे कहते हैं कल्चर या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। कि ये पूछा जा सकता है कि कल्चरल या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं, त्वरित सुपोषण किसे कहते हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण जब सुपोषण की वृद्धि, सुपोषण बहुत तेजी से होने लगता है तब इसे हम कल्चरल या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। गत शताब्दी यानी कई सौ सालों में पृथ्वी के कई भागों के झील में वाहित मतलब कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है। इसके मुख्य संदूषक नाइट्रोजन और फास्फोरस है, यानी इसको दूषित करने वाला जो मुख्य तत्व है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, जो पौधों के लिए पोषक का कार्य करते हैं। इनके कारण शैवाल की वृद्धि तेज हो जाती है, जिसकी वजह से स्कम बन जाता है तथा दुर्गंध फैलती है। इससे जल में घुली ऑक्सीजन जो अन्य जल जीवों के लिए अनिवार्य समाप्त हो जाता है। झील में बहकर आने वाले अन्य प्रदूषक मछलियों की समष्टि को विषाक्त कर देते हैं, यानी मछलियाँ उनमें धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी। इनके अपघटन से जल में ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है। इस प्रकार झील वास्तव में घुट घुट कर मर सकती है। ताप विद्युत संयंत्रों यानी थर्मल पावर प्लांट से बाहर निकलने वाले जो तत्व हैं वो अपशिष्ट जल दूसरे महत्वपूर्ण श्रेणी के प्रदूषक हैं। तापीय अपशिष्ट जल में उच्च तापमान के प्रति संवेदनशील जीव जीवित नहीं रह पाते, वे मर जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। किंतु अति शीतल क्षेत्रों में जल का तापमान बढ़ने पर पौधे और जलीय जंतुओं और मछलियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। ये यूट्रोफिकेशन का आपको केस दिखाया गया है कि जब किसी झील में या किसी जलाशय में नाइट्रोजन, फास्फोरस इनकी मात्रा जब बहुत बढ़ने लगती है तो उस झील में उपस्थित जो शैवाल हैं उनकी तीव्र वृद्धि होने लगती है। जल में उगने वाले जो पौधे हैं, जो मार्सी प्लांट हैं, जो दलदली पौधे, जो दलदली भाग में उगने वाले जो पौधे हैं, वे सभी बहुत तेज़ी से वृद्धि करने लगते हैं, जिससे झील में जो घुलित ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाती है। घुलित ऑक्सीजन के खत्म होने पर उसमें जो मछलियाँ हैं वो मर जाती हैं। धीरे धीरे जल में पौधे और उगने लगते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होती है, जिससे जल वाष्प बनकर उड़ने लगता है। झील में क्या होता है, जल की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है और धीरे धीरे जल सूख कर स्थल में परिवर्तित हो जाता है। अगला आता है मनुष्यों में रोग। ये प्रभाव है जल प्रदूषण का, यानी अगर जल प्रदूषित है, उसमें रोगजनक हैं या उसमें कोई विषाक्त चीज़ें हैं तो उससे मनुष्यों में भी रोग होने का खतरा होता है। भारी धातुओं जैसे आर्सेनिक, सीसा, पारा आदि विषैले होते हैं जो उद्योगों द्वारा नदियों में छोड़ दिए जाते हैं। जल में पारा होने से या खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर मनुष्य में मिनेमाटा रोग उत्पन्न करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि मिनेमाटा रोग का कारण बताइए। मिनेमाटा रोग का कारण है पारा, मरकरी, जिससे मनुष्य का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। मनुष्य
पागल हो जाता है, देखने की शक्ति कम हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, अंत में वह मर जाता है। अधिक समय तक सीसा मनुष्य के शरीर में रहने से जठरांत रोग यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज उत्पन्न करता है। इससे मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका पेशियों पर हानिकारक असर पड़ता है। जल में वाहित मल छोड़े जाने से कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बढ़ जाती है। जल में अगर हम वाहित मल छोड़ते हैं तो वही बात, वाहित मल में क्या है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है, तो उससे बीओडी का मान काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जो जीवाणु और कवक हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, तो ऑक्सीजन का डिमांड बहुत बढ़ेगा उनके लिए, और उस जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जीवाणु कवकों की संख्या में वृद्धि होती है। इससे अनेक रोग जैसे पेचिस, पीलिया, हैजा आदि का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषित जल में स्नान करने से त्वचा रोग, एलर्जी, आंखों में संक्रमण आदि हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे याद आ गया कि जल प्रदूषित जो जल है, अगर आप उसमें स्नान भी करते हैं, नहाते भी हैं, तब भी आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी से आप नोट करें या ना नोट करें, अपने जीवन में उतारें या ना उतारें। कभी भी स्विमिंग पूल जो अदर लोग यूज करते हैं नहीं नहाना चाहिए उसमें। कभी भी वाटर पार्क्स में नहीं नहाना चाहिए। आपने देखा है वाटर पार्क में जल बहुत दूषित होता है, वहाँ पर तरह तरह के लोग होते हैं जो उसमें नहाते हैं, जिनके पास पैसा है वो जाके पैसा। अब देखो गंदगी अंदर है, वो दिखाई थोड़े ना देगी, कपड़े पहने हैं, बहुत सारे फंगल डिजीज होते हैं जो अंदर होते हैं शरीर में, तो वे पैसा दे दिए, टिकट ले लिया, गए नहा लिए, वो फंजाई, वो कवक उस पानी में घुल गया। आप नहाओगे वो कवक आप में भी चिपकेगा, आप में भी रोग उत्पन्न करेगा। सबसे ज़्यादा जो वाटर पार्क स्विमिंग पूल के द्वारा जो रोग फैलता है वो फंगल डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो दाद होने के चांसेस बहुत रहेंगे, गले में आपको टॉन्सिल्स हो जाएंगे, तुरंत आपको असर महसूस होगा। तो हालांकि मैंने भी 1-2 बार किया है, जब एक्सपीरियंस हो गया तब से मैंने ये चीज़ें छोड़ दी। मैं भी देहरादून के वाटर पार्क में जब गया था तो मुझे, जब मैं उस पानी में नहाया था तो मुझे थोड़ा सा गले में दर्द शुरू होने लगा था उसके तुरंत बाद ही। अब मेरा ये पता नहीं क्या ये प्रतिरक्षा तंत्र की खास बात है मेरे अंदर कि मुझे तुरंत पता चल जाता है कि मुझे इन्फेक्शन होने का खतरा हो गया है, और थोड़ी बहुत सिम्टम्स शुरू हो जाती है, मैं तुरंत उसके लिए ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता हूँ। जैसे अगर मैंने कभी किसी गलती से भी किसी जगह पर मैंने खाना खा लिया, खाना खाने के तुरंत बाद मुझे गले में दर्द शुरू होने लगता है, तो मुझे पता चल जाता है वो खाना दूषित था, गंदा था। तो ये चीज़ें भी महसूस होती हैं, आपको भी महसूस होती होंगी। तो ऐसी जगहों से अवॉइड करना चाहिए, नहीं नहाना चाहिए, जल बहुत दूषित होता है। आपको भी पता है वाटर पार्क में, स्विमिंग पूल में क्या होता है, ठीक है, अंडर वाटर आदमी है, कुछ भी कर सकता है, तो बचना चाहिए उसमें नहाने से। जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जाए? जलाशयों की स्वच्छता को कायम रखने के महत्वपूर्ण समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया, जिससे हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए? सबसे पहले तो कारखानों पर रोक लगाओ कि जो गंदे अपशिष्ट हैं उनको सीधे ही जलाशय में ना भेजें। उद्योगों, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में प्रवाहित नहीं होने दिया जाना चाहिए। जो घरेलू अपमार्जक हैं उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए, इसके स्थान पर साबुन का प्रयोग करना चाहिए। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में डिटर्जेंट और सोप के बारे में। तो जो डिटर्जेंट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, उससे जल प्रदूषण बढ़ता है। जो साबुन होते हैं, जो सोडियम स्टीरेट या सोडियम पॉमिटेट होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो उनसे उतना जल प्रदूषण नहीं होता, इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। जो डिटर्जेंट होते हैं, सर्फ और साबुन में अंतर है। सर्फ अच्छा माना जाता है, कपड़े अच्छे से धुलते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जल प्रदूषण को बढ़ाता है। इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, साबुन का प्रयोग करना चाहिए। नगरों के जो वाहित मल हैं, यानी जो सीवेज हैं, यानी जो हमारे घरों से, मोहल्ले से जो नाले में गंदा पानी निकलता है, उसको सीधे ही नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, पहले उसको ट्रीट करना चाहिए। उसके लिए वाहित मल संयंत्र के बारे में आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 में, इसी कक्षा 12 में ही अध्याय 10 में आपने पढ़ा है वाहित मल संयंत्र, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या किया जाता है, नाले या गंदे, बड़े बड़े गंदे नालों में से जो पानी आती है उसको नदी में छोड़ने से पहले शुद्ध करते हैं। वाहित मल को वाहित मल संयंत्र द्वारा उपचार के पश्चात ही नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। ताप विद्युत संयंत्र, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं बड़े बड़े, जहाँ से बिजली बनती है, उसमें से निकलने वाले जो गर्म जल हैं, तप्त जल, उसको ठंडा करने के बाद या पुनः उपयोग में लाया जाना चाहिए या तब नदियों में छोड़ना चाहिए। यानी एकदम गर्म गर्म जो पानी निकलता है थर्मल पावर प्लांट से, उसको नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार। देखिए थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिए कि वाहित मल सहित अपशिष्ट जल का उपचार कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों तरीकों को मिला जुला कर किया जा सकता है। इस प्रक्रम का प्रयास कैलिफोर्निया
के उत्तरी तट पर स्थित अरकटा शहर में किया गया। हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों के सहयोग से शहर के लोगों ने प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत एकीकृत जल उपचार प्रक्रम तैयार किया। जलोपचार का कार्य 2 चरणों में किया गया। परंपरागत अवसाधन, जिसमें निस्यंदन यानी फिल्टर और क्लोरीन द्वारा उपचार किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए फिल्टर करने के बाद उसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं जिससे वो स्वच्छ हो जाए। इस चरण के बाद भी खतरनाक प्रदूषक जैसे भारी धातु काफ़ी मात्रा में घुलित अवस्था में रह जाते हैं। इसे दूर करने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाई गई है और जैव वैज्ञानिकों ने लगभग 60 हेक्टेयर कक्ष भूमि में आपस में जुड़े हुए 6 कक्षों यानी मार्सेस की एक श्रृंखला विकसित की। इस क्षेत्र में उचित पादप, शैवाल, कवक और जीवाणु छिड़के गए जो प्रदूषकों को निष्प्रभावी, अवशोषित और स्वांगीकृत करते हैं। इसके लिए कक्षों से गुजरने वाला जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है। ठीक है, समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है इसके बारे में। कक्ष एक अभ्यारण्य है जहाँ उच्च स्तरीय जैव विविधता, मछलियाँ, जानवर और पक्षी आदि पाए जाते हैं। इसकी देखभाल सुरक्षा नागरिकों के समूह फ्रेंड्स ऑफ अरकटा मॉस फॉर्म द्वारा की जाती है। छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इकोसैन टॉयलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसैन शौचालय क्या होता है? ये जल के प्रदूषण को बचाने के लिए होता है। जो वाहित मल है उसकी मात्रा कम करने के लिए होता है। सूखा टॉयलेट भी कहते हैं इसमें पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। जो मानव उत्सर्जित जो मल है, मलमूत्र है, उसके निपटान के लिए शुष्क टॉयलेट कंपोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसे हम इकोसैन टॉयलेट कहते हैं। इकोसैन टॉयलेट में जैसे हम लोग क्या होता है, टॉयलेट जाते हैं तो उसमें पानी भर भर के यूज़ करते हैं। विदेशों में पानी की मात्रा उतना नहीं यूज किया जाता, टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। हम लोग तो उसके बिना रह ही नहीं सकते, मतलब बिना पानी के तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन इसमें इकोसैन टॉयलेट में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये लागू भी है। अभी मैंने देखा था एक वीडियो दक्षिणी अमेरिका के अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में भी जो घरें हैं उनमें भी इकोसैन टॉयलेट यूज़ की जाती है। कहीं से भी पानी नहीं प्रयोग किया जाता। आपको पॉटी करने के बाद पानी नहीं दिया जाएगा। सूखे चीज़ों का प्रयोग करिए, उसको साफ करिए। और जो आपका मलमूत्र होता है वो इकट्ठा होता है, वो खेतों में उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें मानव मलमूत्र का पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग करके एक संसाधन प्राकृतिक उर्वरक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे रासायनिक खाद की आवश्यकता कम हो जाती है। केरल के कई भागों और श्रीलंका में इकोसैन टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा हो तो आदमी पागल हो जाए। ये रहा इकोसैन टॉयलेट, जिसमें जो भी आप मलमूत्र होता है वो एक जगह पर इकट्ठा होता रहता है, जिसका हम जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं। कहीं से भी पानी नहीं मिलेगा। तो ये था आपका जल प्रदूषण के बारे में। अब इसके बाद है मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक जल प्रदूषण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहले तो ध्वनि प्रदूषण आपने पढ़ा है, तो आप बताएं। पहला क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। दूसरा, कितने डेसिबल तक के ध्वनि को शोर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट, कितने डेसिबल तक के ध्वनि, कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि आप अगर सुनते हैं तो आपकी कान का पर्दा फट सकता है। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा किसके कारण हुआ है। नेक्स्ट, मिनेमाटा रोग किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट, जैव आवर्धन किसे कहते हैं। नेक्स्ट, बंगाल का आतंक यानी टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी जल में कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में, तब उसका बीओडी अधिक होगा या कम होगा। नेक्स्ट, एल्गल ब्लूम यानी शैवाल प्रस्फुटन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषण किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, डीडीटी जैव निम्नीकरणीय है या जैव अनिम्नीकरणीय है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे के टॉपिक के लिए आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।